जय सियाराम प्यारे बच्चों। वेलकम टू सियाराम ई लर्निंग। मैं डॉक्टर तुषार आर्या एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग्स में। तो आज की क्लास में हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों की दूसरी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। एक जनजाति के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं या बात कर चुके हैं, जिसको आप लोग पिग्मीज के नाम से जानते थे। भारत की जनजातियों के बारे में हमने सभी जनजातियों के बारे में हम लोगों का क्लास खत्म हो गया है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियों का क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग पिग्मी के बारे में बात कर चुके हैं। आज दूसरी एक जनजाति है विश्व में जो पाई जाती है, उसका नाम है आपका किर्गिज। किर्गिज बोलते हैं या फिर इसको किर्गिज भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में किर्गिज भी लिखा होगा या आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किर्गिज भी बोल सकते हैं या किर्गिज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो किर्गिज जो जनजाति है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका निवास क्षेत्र कहाँ है, अर्थात विश्व में किस स्थान पर पाई जाती है मुख्य रूप से। तो जो किर्गिज जनजाति है, यह मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी होते हैं या मध्य एशिया के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं। मध्य एशिया मतलब आप समझ सकते हैं हिमालय के उस पार, साइबेरिया वगैरह, चाइना वगैरह जो क्षेत्र है, तिब्बत वगैरह का जो क्षेत्र है, वहीं पर हम कह सकते हैं कि किर्गिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये क्योंकि पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं, वहाँ पर पठारी स्थलाकृतियाँ ज़्यादा हैं, तो पठारी प्रदेश में इसलिए इनको पठारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें, किस स्थान पर किर्गिज जनजाति पाई जाती है, तो किर्गिज सबसे पहले देखिए, बार बार एक ही चीज़ पीपीटी में या फिर पढ़ाते वक्त हम लोग बार बार यूज करते हैं और आता भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए। किर्गिज पशुचारण पर निर्भर जनजातियों में विशेष उल्लेखनीय है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से आपको क्या पता चला कि किर्गिज का जीवन यापन किस पर निर्भर है? पशुचारण पर। किस पर निर्भर है? पशुचारण पर, अर्थात ये पशु पालते हैं और उसको चराते हैं, और पशु के साथ साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अर्थात ये भी घुमक्कड़ी प्रकार की ही जनजाति है। और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया के किर्गिजिया पठार। किर्गिजिया पठार जो है, वो इस पठार का नाम किर्गिजिया इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये लोग यानी कि किर्गिज लोग निवास करते हैं। तो मध्य एशिया में जो किर्गिजिया पठार है, वहीं पर मुख्य रूप से किर्गिज जनजाति निवास करती है। इनके नाम पर ही इस प्रदेश का नाम किर्गिजिया रखा गया है, जो सोवियत संघ का एक राज्य था, अब स्वतंत्र देश है। किर्गिजिया के पश्चिमी भाग में फरगना श्रेणी। अब जो किर्गिजिया प्रदेश है, यह लगभग 3 तरफ से कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। बस एक तरफ से इधर से मैदानी क्षेत्र यह खुला हुआ है, इधर साइबेरिया वाला क्षेत्र है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग में क्या है? फरगना श्रेणी है, यानी फरगना रेंज। जबकि दक्षिण पश्चिम में अलाई श्रेणी, अलाई रेंज। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में ट्यान श्रेणी यानी टियानशान श्रेणी है। ये पर्वतीय क्षेत्र है यानी पर्वत श्रेणियाँ, इसलिए आप देखेंगे कि किर्गिजिया पठार के तीनों तरफ से तीनों श्रेणियाँ जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसको कह सकते हैं घेरे हुए है। तो ये 3 तरफ से आप कह सकते हैं इस प्रकार से यह पठारी प्रदेश 3 तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है ना। केवल उत्तर की ओर अगर आप देखेंगे तो उत्तर की ओर इसका संपर्क साइबेरिया के विस्तृत मैदान से है। ठीक, इस प्रदेश में वनस्पति भी ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। नीचे मैदानी भागों में स्टेपी घास होती है, जबकि वृक्ष नहीं पाए जाते। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों पे आप चलेंगे तो फिर थोड़े बहुत वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उस क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है, तो ऐसा तो है नहीं समतल मैदान है। तो अलग अलग ऊंचाई पर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वनस्पति या अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से आप यहाँ से ये समझेंगे कि किर्गिज जो होते हैं, ये मध्य एशिया के निवासी हैं। जो किर्गिजिया पठार है, किर्गिजिया क्षेत्र है, वहीं पर ये मुख्य रूप से निवास करते हैं, जो कि पहले सोवियत संघ का एक पार्ट हुआ करता था। किर्गिजिया जो क्षेत्र है वो सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसको इन किर्गिज जनजातियों के नाम पर ही किर्गिजिया कहा जाता है, और वह एक स्वतंत्र देश के रूप में
मौजूद है, उसके तीनों तरफ या कह सकते हैं कि अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं। चाहे आप फरगना रेंज की बात करें, चाहे अलाई रेंज की बात करें, चाहे त्यालसान रेंज की बात करें, ये सारे रेंज से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से किरगिज जनजाति पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि इनकी प्रजाति विशेषताएं कैसी है, यानी किरगिज लोग देखने में कैसे होते हैं, या फिर यह मानव की किस प्रजाति से मिलते जुलते ना। तो किरगिज वास्तव में मंगोलाइड तथा अल्पाइन प्रजातियों के मिश्रण के एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। अर्थात अगर आप मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति के मिश्रण को देखना चाहते हैं तो किरगिज को देख लीजिए, तो आपको मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति के मिश्रण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्पाइन प्रजाति कौन सी होती है, उसके बाद मंगोलाइड प्रजाति कौन सी होती है, ये हम लोग मानव प्रजाति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इनका कद छोटा या सामान्य होता है, यानी कि बहुत लंबे नहीं होते हैं। त्वचा का रंग पीला तथा बालों का रंग काला या भूरा होता है। चेहरा लंबा, आंखें तिरछी, नाक लंबी तथा शरीर गठा हुआ, सुडौल और स्वस्थ होता है। ठीक है, अब ये जो किरगिज होते हैं ये मुख्यतः कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो प्रकार के कह सकते हैं कि प्रजातियां पाई जाती हैं। दो प्रकार के किरगिज यहाँ पर पाई जाती है, इसमें दो जातियां कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं पाई जाती है। दो जाति के किरगिज पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कारा, दूसरे को बोलते हैं कज्जाक। कारा किरगिज और कज्जाक किरगिज। कारा किरगिज जो है उत्तर पश्चिम में बसे हुए हैं ना, जबकि कज्जाक किरगिज जो है स्टेपी मैदानों में पशुचारण करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई दोनों किरगिज हैं तो कौन से सही है ना। ये अलग अलग कई शाखाओं और कई उप शाखाओं में बटे हुए हैं, लेकिन अगर आपको किरगिज जनजाति के वास्तविक स्वरूप को देखना है कि वास्तव में किरगिज कैसे होते हैं, तो फिर आप कारा किरगिज को देख सकते हैं। कारा किरगिज जो होता है ये वास्तव में किरगिज का जनजाति का प्रतिनिधि या वास्तविक प्रतिनिधि करता है कि किरगिज की जो विशेषताएं आप लोग पढ़ेंगे वो सारी विशेषताएं आपको कारा किरगिज में देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी अपने पुराने रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर कायम है और पुराने रीति रिवाज और पुराने परंपराओं के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कौन से? कारा किरगिज। जबकि कज्जाक किरगिज है, ये लोग अपना जीवन यापन धीरे धीरे बदल रहे हैं। आधुनिकता के संपर्क में आने पर, सभ्य समाज के संपर्क में आने की वजह से ये धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस हो गए हैं। लेकिन कारा किरगिज अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों को और पुरानी परंपराओं पर ही जीवित है, उसी पे जीवन यापन कर रहा है। ठीक, आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर इनके जीवन यापन करने का तरीका कैसा है या जीवन यापन करने का ढंग कैसा है। तो पिछले ही पैराग्राफ से आप लोग समझ गए होंगे कि किरगिज का जो जीवन यापन करने का मुख्य आधार है वो क्या है? पशुचारण। क्या है? पशुचारण। यानी पशुचारण से ही ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अगर हम जीवन यापन के ढंग की बात करें तो किरगिज लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन है। इसलिए प्रत्येक किरगिज परिवार के पास छोटा बड़ा पशुओं का झुंड रहता है। किसी के पास छोटा, किसी के पास बड़ा, लेकिन क्योंकि इनका मुख्य कार्य ही पशुपालन है तो पशु ही ये लोग मुख्यतः पालते हैं, जिसमें मुख्यतः इनके पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट तथा याक होते हैं। इनके क्रियाकलाप इन्हीं पशुओं से संबंधित होते हैं। इस अल्प वर्ष के क्षेत्र में इतनी घास नहीं होती है कि पशुओं को एक ही जगह रखकर पाला जा सके। इसलिए किरगिज परिवार पशुओं के साथ चारे की खोज में स्टेपी घास के मैदान और पठार के ऊंचे भागों में भटकते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ही स्थान पर रुककर पशुपालन कर नहीं सकते, क्योंकि पशुओं के लिए खाने के लिए चारा नहीं मिलेगा। इसलिए चारे के लिए या पशुओं को चराने के लिए ये लोग अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं पशुओं के साथ में। ये ऋतु अनुसार घाटियों में स्थित चारागाह से पर्वतों में ऊंचाई पर स्थित चारागाह के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं।
जैसा कि हमारे भारत देश में भी एक जनजाति पाई जाती थी जो ऋतु प्रवास करती थी या ऋत्विक प्रवास करती थी, अलग अलग ऋतुओं में, गर्मी में ऊपर, ठंडी में नीचे। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर से जाके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ऋतु के अनुसार किर्गिज जो जनजाति है ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित होती रहती है पशुओं के साथ। इस प्रक्रिया को जो मतलब ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर ये ऊपर नीचे घाटियों में अपना स्थान बदलते रहते हैं, इसको ट्रांसोमेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसोमेंस। शीत ऋतु में ये निचली वनाच्छादित घाटियों में टिकते हैं। शीत ऋतु में निचली घाटियों में जहाँ सर्द हवा की झोंकों से सुरक्षा रहती है। शीत ऋतु में एक स्थान पर टिकने के कारण चारे की कमी रहती है, अतएव इस ऋतु में चारागाह पर व्यक्तिगत अधिकार रहता है तथा प्रत्येक किर्गिज परिवार की चारागाह सीमा निर्धारित होती है। इस ऋतु में पशुओं को घास की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग झुंडों में बांट देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही अपने झुंड लेकर ढाल पर उगी घास चराते हुए पहाड़ों पर चढ़ना प्रारंभ कर देते। यानी ठंडी के दिनों में, जैसा कि जो भारत में जनजाति पाई जाती है, ऋत्विक प्रवास करती है, कौन पाई जाती है ये नहीं बताएंगे, वो भी क्या होता है, ठंडी के दिनों में घाटियों में रहता है, क्योंकि पर्वतों पर ठंडी अधिक होती है और ठंडी हवाओं से, घाटी में रहने पर ठंडी हवाओं से उनकी सुरक्षा होती है। वैसे ये लोग भी ठंडी के दिनों में शीत ऋतु में घाटियों में रहते हैं और ठंडी हवाओं से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर फिक्स हो जाते हैं कुछ देर के लिए, कम से कम ठंडी भर के लिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, अपने लिए जितने परिवार वहाँ पर रह रहे हैं सब लोग अपना 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 चारागाह फिक्स कर लेते हैं, एक एरिया फिक्स कर लेते हैं कि इतना चारागाह या इतने दूर का जो क्षेत्र है घास का ये मेरा है। वो लोग अपने जानवरों को या अपने पशुओं को चराते हैं। ऐसे ही सारे लोग अपना अपना फिक्स करके कुछ समय के लिए वो लोग ठंडियों में वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद जब फिर से धीरे धीरे ठंडी खत्म होती है, बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु के बाद गर्मी, तो बसंत ऋतु के आगमन पर फिर ये लोग अपना झुंड उठाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर, और फिर से ये लोग पहाड़ों की तरफ, ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे ही चलते चलते ये लोग पशुचारण का काम करते हैं। गर्मी के दिनों में ये लोग ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में ही रहते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगर हम लोग, तो किर्गिज जो होते हैं पशुओं पर आधारित अन्य उद्योग और व्यवसाय भी करते हैं, जैसे पशुओं के ऊन से उत्तम सार, दुशाले, कंबल तथा नमदे आदि तैयार करते हैं। घरेलू व्यवसाय के रूप में दूध से मक्खन, घी, पनीर तैयार करना भी इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस प्रकार इनका अर्थतंत्र दूध, दुग्ध पदार्थ एवं पशु पदार्थ पर आधारित है। इनका यह लोग व्यापार भी करते हैं और इनके बदले में आटा, चाय, नमक, आलू, सूती कपड़ा, दिया सिलाई व बंदूकें आदि खरीदते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो किर्गिज लोग हैं इनका जीवन निर्वाह करने का मुख्य आधार पशुपालन ही है। तो पशुओं से प्राप्त जो भी चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं और उसका व्यापार भी करते हैं, ताकि उसके बदले में उनको अन्य चीज़ें मिल जाएं जो उनके यहाँ नहीं मिलती है या जिनका वो लोग इस्तेमाल या उनके यहाँ यूज या उत्पादन नहीं होता है। जैसे आटा हो गया, चाय हो गया, नमक हो गया, आलू हो गया, सूती कपड़ा होगा, दिया सिलाई हो गया, बंदूकें हो गई अपनी रक्षा के लिए या खेत के लिए। तो ये सब सारी चीज़ों का वो लोग कह सकते हैं कि ये लोग खरीदते हैं, व्यापार करते हैं। और व्यापार किस चीज़ का करते हैं, तो पशुओं से इनको मुख्य रूप से क्या मिलेगा, भेड़ बकरी वगैरह, उससे इनको ऊन मिलता है, तो उससे वो लोग साल बनाते हैं, दुशाले या कंबल बनाते हैं। उसके बाद गाय वगैरह से जो इनको दूध मिलता है, तो दूध से जो भी पदार्थ बनते हैं, चाहे वो मक्खन हो, घी हो, पनीर हो, ये सब भी ये लोग तैयार करते हैं और इसका व्यवसाय ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये इनके जीवन यापन करने का मुख्य आधार है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका भोजन, तो ये तो सिंपल ही है, इसको आप समझ ही सकते हैं कि भाई भोजन में जो इनके पास रहेगा वही खाएंगे, कोई और चीज़ तो खाएंगे नहीं। तो अगर पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं से प्राप्त जो चीज़ें हैं उन्हीं का ये लोग सेवन भी करेंगे या उसी को भोजन के रूप में ये लोग इस्तेमाल करेंगे ना।
या तो पशु को ही खा जाएंगे। तो मांस खा सकते हैं पशु को खा के, या फिर उनसे प्राप्त जो सामान है, या फिर उसको बेचकर व्यवसाय के रूप में जो वो लोग आटा वगैरह खरीदते हैं, नमक वगैरह खरीदते हैं, अलग अलग पदार्थ खरीद के थोड़ा बहुत खाते हैं। लेकिन जो मुख्य भोजन होगा वो क्या होगा? पशुओं से प्राप्त जो पदार्थ। ये लोग यही लिखा है कि ये लोग क्या है? पशुपालक है। अतः पशुओं से प्राप्त पदार्थों का ही खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये अधिकाधिक दूध, मक्खन, पनीर न तथा अन्य पदार्थों का ही कह सकते हैं कि उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। भेड़ बकरे का मांस भी खाते हैं। खट्टे दूध से ये लोग एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं कुमिस। वहां पर लिखा भी गया है, क्या बोलते हैं? कुमिस। और ये कुमिस एक प्रकार का कह सकते हैं कि इनके लिए मादक पदार्थ होता है या शराब होता है। तो दूध से ये लोग शराब भी बनाते हैं। जब दूध खट्टा हो जाता है, यानी मट्ठा वाला स्थिति में आ जाता है, दही वाली स्थिति में, तब उससे वो लोग एक शराब बनाते हैं जिसको ये लोग कुमिस कहते हैं। इन वस्तुओं के बदले कभी कभी मैदानी क्षेत्रों को कृषकों से ये अन्न प्राप्त करके अनाज का भी प्रयोग करते हैं, किंतु इसकी मात्रा अत्यल्प होती है। ठीक है। तो जैसा कि ये लोग पशुओं से प्राप्त जो पदार्थ है उसका व्यवसाय भी करते हैं, तो उसके द्वारा ये लोग जब नीचे जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां से अन्य कृषकों से ये लोग आटा, गेहूं, चावल भी खरीद लेते हैं, उसको दूध, दही या मक्खन देकर। तो वो आटा का भी प्रयोग कर लेते हैं, अनाजों का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो जो मुख्य इनके कह सकते हैं मुख्य भोजन है, वो पशुओं से प्राप्त जो पदार्थ है वही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वस्त्र के बारे में बात करें तो ये किस प्रकार के वस्त्र को ग्रहण करते हैं? तो फिर ये जो वस्त्र के लिए भी पूर्णतः अपने पशुओं पर निर्भर होते हैं। ये लोग भेड़ की खाल, ऊन, याक एवं ऊंट के बाल और चमड़ा आदि वस्त्रों का या आदि चीजों का वस्त्रों के रूप में ये लोग प्रयोग करते हैं। वर्ष पर्यंत ऊन और चमड़े का वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियां और पुरुष विशेष प्रकार का एक चोगा पहनते हैं जो गद्देदार होता है तथा जिस पर से पानी की बूंदें ढल में जाती है, अर्थात वह भीग स्लोप से निकल जाती है, ढाल में निकल जाती है। तो ज़्यादा कह सकते हैं कि वो लोग पानी से बचने के लिए या वर्षा से बचने के लिए इस तरीके के चोगों का प्रयोग करते हैं। पुरुष पजामे पहनते हैं। स्त्रियां ऊनी वस्त्र को साड़ी की तरह बांधती है अथवा पजामे पहनती हैं। स्त्रियां न सूती कपड़े का स्कार्फ बांधती है। लड़कियां सर पर टोपी पहनती हैं। घास में चलने के लिए स्त्रियां एवं पुरुष दोनों के चमड़े के बने ऊंचे बूट या जूतों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप वस्त्र भी देखें तो किस पे आधारित है इनका? पशुओं पर, क्योंकि उनके पास मुख्य रिसोर्स या मुख्य संसाधन ही क्या है? पशु ही है। तो पशुओं से प्राप्त जो चीजें हैं, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वो कह सकते हैं कि बाल हो, चाहे वो कह सकते हैं खाल हो, चाहे वो कह सकते हैं ऊन हो, तो उन्हीं से बने कह सकते हैं वस्त्रों का ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं और अलग अलग चीज़ों का निर्माण करके ये लोग उसको वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। ठीक। यहाँ इनकी जो लड़कियाँ होती हैं वो टोपी भी लगाती हैं, ये भी यहाँ पर लिखा गया है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, कुछ विशेष बातें। आगे अगर हम बात करें इनका घर कैसा होता है, तो जब सब कुछ पशु पर ही डिपेंडेंट है तो घर भी पशु पर ही डिपेंडेंट होता है। इनका जो घर होता है मुख्य रूप से चमड़े का बना होता है। किससे बना होता है? चमड़े का। ये लोग चमड़े के तंबू में रहते हैं और उस तंबू को यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त। देखिए कहीं लिखा होगा, तंबू को क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वही चीज लिखी गई है कि ये इसके घरों पर इनके पर्यावरण तथा जीवन की गहरी छाप होती है। ये लोग भुमक्कड़ चरवाहे हैं जो प्रायः अपने पशुओं को लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं। अतः इन्हें ऐसे मकानों की आवश्यकता होती है जो इनके साथ चल सके। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोग चमड़े के बने तंबुओं का प्रयोग करते हैं। तंबू का नाम आप लोग सुने होंगे, तंबू शायद देखे भी होंगे। आजकल तो भाई तंबू का रूप बदल गया है, टेंट वगैरह का रूप बदल गया है ना, तो पहले तंबू लगता था। तो ये लोग चमड़े का एक कह सकते हैं कि बड़ा सा चादर बना लेते हैं और उसको
बांसों की सहायता से या बल्लियों की सहायता से टांग देते हैं। तो विशेष प्रकार का लेकिन तंबू का ये लोग निर्माण करते हैं चमड़े के कपड़े से, और उस तंबू को ये लोग यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं, जो प्रत्येक स्थान पर लगाए जा सकते हैं। यह आवास गृह यूर्त जो होता है यह वृत्ताकार होता है और चमड़े की खाड़ से मड़े होते हैं, जिसके ऊपर की छत जो होती है वो कैसी होती है? गुंबदाकार होती है। कैसी होती है? गुंबदाकार होती है। ठीक। अब अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें, इनका समाज किस तरीके का है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किर्गिज लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, या ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। किर्गिज इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनके रीति रिवाज भी उसी से प्रभावित है। इनके परिवार आदि की परंपराएं एक अलग विशेषता रखती है। ये लोग संयुक्त परिवार प्रणाली में विश्वास करते हैं, अर्थात सभी परिवार के सभी सदस्य, सभी भाई बहन एक साथ रहते हैं। इनके घर में लड़के लड़कियां, बहुएं, नौकर सभी एक साथ रहते हैं। लड़कियों की शादी प्रायः 15 से 16 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। यह लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, तो अर्थात ये लोग शिक्षा से काफ़ी दूर होते हैं। इनके मृतकों के अंतिम संस्कार में सगी संबंधी शामिल होते हैं, लेकिन अस्थायी बसाव न होने तथा अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होने के कारण इनका सामाजिक संगठन बहुत ही कमजोर होता है या बहुत ही ढीला होता है। क्योंकि जब ये एक स्थान पर रह नहीं रहे हैं, एक स्थान पर फिक्स नहीं है, तो फिर अलग किसी एक समाज में किसी भी चीज़ के लिए कोई नियम कानून सही तरीके से बन नहीं सकता। पता चला आज यहाँ कल कहाँ, न हम यहाँ तुम कहाँ। उसके बाद फिर हम लोग अगर आगे देखें, जाड़े की ऋतु में ही इनका आवास अर्धस्थायी होता है। जैसे मैंने बताया कि जाड़े के समय में ये कुछ समय के लिए घाटियों में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, कुछ समय के लिए, ना। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि अपना खेत बांट लेते हैं, या अपना कह सकते हैं कि घास का मैदान बांट लेते हैं। तो कभी कभी उनके घास के मैदान में कोई दूसरा आ जाता है तो मार झगड़ा भी हो जाता है, स्वाभाविक है। तो वहाँ पर चारागाह में जब अतिक्रमण होता है तो फिर मार झगड़ा भी होता है। तो इन मार झगड़ों का जो निपटारा होता है वह मुख्य रूप से उनके यहाँ जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वही कहते हैं, जिसे ये लोग सरदार कहते हैं। और सरदार की आज्ञा, सरदार जो भी फैसला लेता है तो सरदार की आज्ञा कबीले के सभी लोग मानते हैं। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा वर्तमान समय की इसकी वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अलग अलग चीज़ों का प्रभाव जैसे जैसे वह मॉडर्न एरा में आएंगे और मॉडर्न लोगों के संपर्क में आएंगे, वैसे वैसे उनमें कुछ तो बदलाव आएगा ही, ना। वर्तमान आर्थिक स्थिति। वर्तमान समय में सोवियत सरकार के प्रोत्साहन तथा पर्वतों से नीचे आने वाली नदियों से सिंचाई करके कुछ किर्गिज अन्न उत्पादन भी करने लगे, अर्थात पशुपालन के अलावा ये लोग खेती भी करने लगे हैं। जब इनको अलग से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन मिला और सिंचाई का थोड़ा साधन उनको दिया गया वहाँ पर पाई जाने वाली नदियों से। मध्य स्टेपी क्षेत्र में गेहूं, जौ, ज्वार, उत्तर की ओर राई तथा ताशकंद, न तथा आसपास के इलाके में चावल, कपास, फल और सब्जियां उत्पादित करते हैं। कृषि के साथ साथ मरुस्थलीय एवं पर्वतीय भागों में भेड़ें पाली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर घोड़े पाले जाते हैं। मरु उद्यानों में शहतूत के वृक्ष उगाए गए हैं, जिन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। अर्थात कई नई चीज़ें ये लोग धीरे धीरे अब वो करना है, जब इनको गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट मिला, सोवियत संघ का, न। अब सोवियत सरकार ने जब इनको प्रोत्साहन दिया और वहाँ पर उपस्थित नदियों से सिंचाई की कुछ व्यवस्था कर दी, तो ये लोग धीरे धीरे खेती करने लगे। और जहाँ पर वो लोग जौ, ज्वार, राई, ताशकंद, चावल और उसके बाद अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करने लगे, फल हो गया या अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ हो, न। और इसके साथ साथ मरुस्थलीय तथा पर्वतीय भागों में भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ तो ये लोग पहले से पालते आ रहे हैं, लेकिन
विस्तृत लेवल पर भेड़ों का कह सकते हैं पालन होता है, और पर्वतीय ढालों पर घोड़ों को भी पाला जाता है। जो विशेष चीज़ है, ये लोग जो मरु उद्यान होते हैं वहाँ शहतूत के वृक्ष पर अभी ये लोग रेशम पालन भी या रेशम कीट पालन भी करने लगे हैं, जिससे इनको अच्छा खासा फायदा हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो खनिज पदार्थों जैसे कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क, पारा, गंधक आदि धातुओं को खानों से निकालने के लिए खनन उद्योग स्थापित हुए हैं। तो उन खननों में भी ये लोग कार्य करने लगे हैं। ऊनी, सूती तथा रेशमी वस्त्र निर्माण की मिलें स्थापित की गई हैं तथा अन्य विविध प्रकार के विनिर्माण उद्योगों का विकास किया गया। तो गवर्नमेंट में जब वहाँ पर खानों की वहाँ से मतलब कि कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क, पारा, गंधक आदि धातुओं को निकालने के लिए खान को डेवलप किया या खानों का निर्माण हुआ, तो वहाँ से भी उनको फायदा हुआ। और उसके साथ साथ जो भी वो लोग ऊनी, सूती या रेशमी वस्त्र का निर्माण करते हैं उसके लिए मिलों की स्थापना हुई तथा और भी अन्य विभिन्न प्रकार के विनिर्माण कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो गए। सामान्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक शिक्षा भी लोगों को दी जा रही है। परिवहन के साधनों एवं संचार माध्यमों का विकास किया गया है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे अब वो लोग आधुनिक समाज से जुड़ रहे हैं। पहले जहाँ उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता था, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। और उसके साथ साथ परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, संचार माध्यम, कन्वर्सेशन करने, बातचीत करने, टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम मतलब कह सकते हैं रेडियो, टीवी या मोबाइल, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर धीरे धीरे अब व्यवस्था की जा रही है। तो धीरे धीरे वो लोग विकास की ओर अग्रसर है। कौन? किर्गिज जनजाति। ठीक, तो ये हो गई उनकी आर्थिक स्थिति। और ये आपका यहीं पर आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा किर्गिज का। नेक्स्ट जो जनजाति है उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको आप लोग एस्किमो के नाम से जानते हैं। और ये जो एस्किमो जनजाति है ये ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, अर्थात बर्फ वाले क्षेत्र। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ विशेष बातें जानेंगे एस्किमो के बारे में। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने सीखा किर्गिज जनजाति के बारे में, उसका निवास क्षेत्र, उनका आवास, उनका वस्त्र, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका भोजन और उनका सामाजिक संगठन। और सामाजिक संगठन के साथ साथ उसके बाद उनका आर्थिक विकास वर्तमान समय में कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा। तो उम्मीद करते होंगे आपको लेक्चर समझ में आया होगा और जो चीज़ें बताई गई है इसको आप लोग रिवाइज भी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कई बार कहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एक कहानी की तरह आपको कुछ कहानी ही पढ़ने हैं। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा-सा 1-2 बार भी पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें, केवल 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा-सा तो मेहनत करिए, तो आराम से आपको अच्छे नंबर्स यहाँ से मिल जाएँगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनजाति के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।